Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in today's class, we will be going to discuss about foreign investment. तो टॉपिक लिख लेते हैं. नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर बेसिक्स में जाएं तो क्या होती है. दिस इज आवर प्यारा भारत. सो दिस विल बी एनी फॉरेन कंट्री. नाउ दीज फॉरेनर्स वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. इफ दिस इज अमेरिका देन इट विल इन्वेस्ट इन डॉलर्स. अगर यूके है तो पाउंड स्टर्लिंग जो भी होता है उनका उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. Why they want to invest? Because they knew that India is a developing country. Developing country है तो क्या हुआ? So in a developing country they need finance to grow, to expand their industries. When they will provide them some amount of money, in return they will earn some interest as profit. So that's why all the big foreign investors ट्राई टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज. और ऐसी डेवलपिंग कंट्री जो बहुत ही स्टेबल है लाइक दैट ऑफ इंडिया. चाइना भी स्टेबल ही है तो आप चाइना का भी नाम ले सकते हैं. सो दीज फॉरेन इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दीज डेवलपिंग कंट्रीज. फिर डबल ट्रिपल करके वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री में. सो सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय फॉरेनर्स ईदर इन डेट और इक्विटी. डेट और इक्विटी क्या होती है याद है ना, पिछले क्लासेस देखते रहना अच्छे से. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नाउ आपको सबको ये टर्म्स पता है. देयर आर टू टाइप्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. So these are the two types of investment by foreigners. In foreign direct investment, we have another two types. First is automatic route and second is government approved route. As the name suggests, in automatic route, there is no prior approval required of any of the institution in India, चाहे वो government ही क्यों ना हो. So 95% of the FDI in India is coming from these automatic routes. These automatic routes, the investments coming under the automatic route, these have to obliged or these investments shall be in consonance with only the sectoral laws. Like if a particular individual फॉरेन इन्वेस्टर, मान लीजिए वाई नाम है उसका. सो वाई वांट्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया. सो ओनली एग्रीकल्चर लॉज ही हैव टू कीप इन हिज माइंड. अंडरस्टूड. एफडीआई क्या होता है अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो रुक जाइए, पूरी क्लास ख़त्म करने लीजिए. अभी हम इनके अच्छे से सारे डिफरेंसेस भी देखेंगे, तब आपको धीरे धीरे इंटरलिंक्ड हो जाएंगी. While on the other side of the coin, we have government approval route. In the government approval route, जैसे मैंने बता दिया 95% तो ऑटोमेटिक में ही आता है. In the government approval rule, the respective department or the ministry will scrutinize the proposal of the investment. So these are basic questions regarding your preliminary exam of UPSC IAS. Understood? नाउ अभी जो डेफिनेशंस है एफडीआई एंड एफपीआई की, पहले तो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. ओके, देयर आर डिफरेंट चैम्बर्स दैट दिस इज एफडीआई एंड दिस इज एफपीआई. बट नाउ इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैज़ गिवन देयर डेफिनेशन एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ओनली दैट if your investment is more than 10% then it will be considered FDI. This thing
आई एम टेकिंग इन अ ब्रॉड मैनर, आपको उतनी इंट्रिकेसीज में जाना नहीं पड़ेगा कि अब इसको FPI बोल सकते हैं, नहीं अब इसको FDI बोल सकते हैं. दिस इज द ब्रॉडली डेफिनेशन. एंड इफ इट इज लेस देन 10% इट विल be considered as FPI, foreign portfolio investments. In FDI, the foreign investors will come to India and establish their companies. मान लीजिए they want to start a business in India, understood? So they will come to India and they will establish their respective companies. Under FPI, foreign portfolio investment, the investors are only interested in acquiring some shares of a pre-established company in India. Understood? इसका मतलब जो आप शेयर मार्केट इंडिया में बैठ के खेल रहे हो, मान लीजिए फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन द इंडियन शेयर मार्केट, तो उनको बस शेयर से मतलब है. अंडरस्टूड? थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले FDI, इट इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Why? Because you are taking your capital from a foreign country, from your homeland to India and investing your capital here, constructing a building, purchasing some capital machinery, and you start your manufacturing of, say, let's say cars, and then you are keeping in mind the profit that you are making in India, and after 10, 20, 30 years, if यू आर सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव एक्योर्ड, तो आप अपने देश में वापस चले जाओगे ये कंपनी दूसरे को बेच के. अंडरस्टूड? सो इट इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म. जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 1 साल में ही क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर का बिजनेस नहीं चला और उसे बंद करना पड़ रहा है. चलो बंद करना तो छोड़ो, उसको लगा कि प्रॉफिट तो हो रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आई एम एज्यूमिंग और प्रिडिक्टिंग. सो वो क्या कर रहा है, बहुत ही जल्दी छोड़ के चले जा रहा है. अगर वो 6 मंथ्स तक आया है और 7th मंथ में ही एनालाइज्ड दैट आई हैव प्रिडिक्टेड रॉन्गली, माई प्रॉफिट्स आर नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन, सो इन द 7th मंथ he wants to leave. But as it is a long term investment, that's why the governments will provide a lock-in period in this. It means लॉक इन पीरियड कितना भी मान सकते हैं आप, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड दैट इफ़ यू आर कमिंग इन इंडिया एंड इन्वेस्टिंग एज FDI, सो द लॉक इन पीरियड विल बी 2 years. आफ्टर 2 years you are free to leave this country with your capital, but in these 2 years you have to run your company. Understood? तो लॉक इन पीरियड देते हैं इसमें. अंडर FPI it is a short term. Second, there is no lock-in period. Understood? This FDI is sector specific. As I have told you in example that this Mr. Y individual wants to start manufacturing in India. Foreign investor है, आया इंडिया में कैपिटल लेके कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोल लें. क्यों? बिकॉज ही हैज़ प्रायर एक्सपीरियंस इन हिज होम कंट्री. इन हिज होम कंट्री ऑल्सो ही इज़ हैविंग अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्स. अंडरस्टूड? तो उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, सो ही विल कम टू इंडिया. नाउ जब वो इंडिया में आ रहा है, सो ही हैज़ क्लैरिटी इन हिज माइंड दैट आई एम गोइंग टू प्ले इन द सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल. My automobiles, my manufactured cars will be demanded in whole of India, और अगर बहुत अच्छा बिजनेस हुआ in whole of world. So that's why it is sector specific. But FPI, जब आप शेयर मार्केट में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आज तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही बस मैं शेयर्स खरीदूंगा, LIC का नहीं खरीदूंगा या जनरल इंश्योरेंस का नहीं खरीदूंगा. ऐसा होता है नहीं. So it is not sector specific. As this is long term and there is a provision of lock-in period, this is very stable investment. और यहाँ क्या होगा? Of course, you can't predict the stability, unstable या non-stable. As the company will be owned by the investor, foreign investor, that's why
he wants to manage this company, take part in decision making, and in future is expecting to make a lot of profit, bumper profit, lucrative profit out of it. So he will be involved in the decision making of board of directors. Whereas in FPI, we are only targeting the share price. If this share price is favorable for a foreign investor, he will buy those shares, और वाइस वर्सा तो होगा ही अगर नहीं पसंद आया तो. So only share price is targeted. The new company has been established in FDI, so it means new shares will be produced in case of FDI. If the new shares has been produced, तो ये कौन से मार्केट में जाना चाहिए, प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में? ऑफ कोर्सली प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं. अब ये पॉइंट FPI पे सॉरी FPI पे बताइए. हेयर देयर आर नो प्रोडक्शन ऑफ न्यू शेयर्स, ओनली द ओनर्स आर चेंजिंग हैंड. भाई आपके शेयर्स अगर मैंने खरीद लिए, सो आई एम ओनर ऑफ दैट कंपनी. अगर आपके पास 100% शेयर है उस कंपनी के एंड आई एम बाइंग 100% शेयर फ्रॉम यू, इट मीन्स देर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सो ओनर्स आर चेंजिंग हैंड ओनली. This generally happens in secondary market, but it can also happen in primary market. Why? Because of these definitions I have told you in a broad manner. इसमें बहुत सारी intricacies हैं कि now this will be called FDI. अगर दूसरी कोई बता दूंगा तो उसमें FPI बोलना पड़ जाएगा. So उतना हमको जाने की ज़रूरत नहीं है. So these can be done in secondary as well as primary market. In this, it is done in equity shares. कंपनी है भाई आपकी, तो इक्विटी शेयर्स आपके हैं. अंडर FPI बोथ कैन बी डन, इक्विटी एज वेल एज दूसरा कौन सा होता है, डिवेंचर्स या डेट सिक्योरिटीज. सो यू नो these all kind of differences are there in investment under FDI, foreign direct investment and foreign portfolio investments. इतना समझ में आ गया? चलो ये ऑब्जर्व करिए. ट्रेंड है एक FDI का और FPI का. क्या ट्रेंड है? बस हमको इतना ही याद करना है. वी हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, दैट देयर इज नॉट पर्टिकुलर ट्रेंड in case of last 5 to 10 years in both FDI and FPI. ऐसे ग्राफ हैं इनके दोनों की. क्या ग्राफ है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. होप सो आपने देख लिए होंगे. अब एक और स्लाइड देखिए कि इन द ईयर 2019 and 20 from which country we have gained the maximum number of FDI. तो ये भी एक बार देख लीजिए आप.
The next head under foreign investment is external commercial borrowings. As the name suggests, if we are talking about a particular country, say our pyara Bharat, so India has to acquire or request external commercial borrowings. Borrowings मतलब डेट ले रहा है थोड़ा सा, है ना. एक्सटर्नल मतलब इट इज़ नॉट टेकिंग डेट इनसाइड इंडिया. So the bank in India as well as the big corporates in India are not giving loan to Indian government. Rather, the loans will be requested from outside India. Commercial for the business purposes. Understood? Now मान लीजिए कोई PSU है, सेंट्रल PSU है, या बैंक्स है, या मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. दे वॉन्ट सम मनी. सो इंडिया में एक्चुअली दिस देर आर टू टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स, क्राउड इन इफेक्ट एंड क्राउड आउट इफेक्ट. सो दीज टर्म वी विल बी स्टडिंग इन द नियर फ्यूचर. बट थोड़ा सा जान लीजिए, ऐसे ही बताने का मन कर रहा है. इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग लोन फ्रॉम इंडियन बैंक्स, सो इंडियन बैंक्स हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. मान लीजिए 4 मनी है, किसके पास है? बैंक्स के पास है. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू स्पेंड मोर, सो फिस्कल डेफिसिट उसका इंक्रीज होगा. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक लोन फ्रॉम इंडियन बैंक्स. मान लीजिए 3 रुपये उठा लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. On the other hand, we have private sector, and we all know the role of private sector in the country's development, in the nation's development. Whenever the loan is procured by private institutions, they will surely invest their funds in the creation of capital assets. So it will lead to the nation's development. But on the other side, if the government is taking loan from Indian banks, these Indian banks, they will spend it in economic activities, daily economic activities मान लीजिए. And moreover, there is a lot of corruption in government. So this one note only is left with private sector. So this is called crowding out effect. Understood? और इसी का उल्टा क्राउडिंग इन इफेक्ट हो जाएगा कि यहाँ बैंक इसको ज़्यादा रुपए दे रहे हैं, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स. इसका मतलब वो पीछे धक्का लगा रही है और पुश कर रही है, हाँ भाई प्राइवेट और कर, कैपिटल क्रिएट कर अच्छे से कर, नेशन डेवलप कर दे मेरा. अंडरस्टूड? सो उसको बोल दिया जाएगा क्राउडिंग इन इफेक्ट. So we were at external commercial borrowing. Now external commercial borrowing मैंने बता दिया. मान लीजिए CPSU है, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको बाहर से लोन्स चाहिए. सो ये लोन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ बोरोविंग द यूजुअल लोन और बाय इशूइंग सम बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज. ठीक है. सो इन 2 प्रकार से इंडिया. अच्छा, MCQ में जब भी आए तो एक बात ध्यान रखना, RTP सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में जैसे ही हमारा IAS का पेपर निकल जाएगा. MCQs में ध्यान रखना 2 वर्ड होता है, these 2 words create large amount of difference. इंडियन डेट मतलब इंडिया के ऊपर कितना कर्ज है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कितना कर्ज है. मैंने अभी बताया सेंट्रल PSUs बैंक्स के पास भी तो लोन होते हैं, डेट होती है. सो डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट. तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा और इलेबोरेट करूँगा व्हेन एवर वी आर सॉल्विंग द MCQs ऑफ इकोनॉमी इन द रोड टू प्रीलिम्स क्लासेस. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग देख लीजिए. A subpart of external commercial borrowing is masala bonds. So what are the differences between these two? In ECB, the risk
is with taker of bond or taker of loan. In this masala bonds, risk is with investor. So investor has money, investor has capital, and he wants to invest in certain sector. ठीक है. Now there is advantage, upper hand of investor कि भाई आपके पास ही रुपए है और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो. So why I will be taking risk on my capital? Why there is a concept called masala bonds? देखिए मसाला, इंडियन स्पाइसेस आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ब्रिटिश टाइम जब ब्रिटिश इंडिया पे राज कर रहे थे तब से ही इंडियन स्पाइसेस आर वेरी मच पॉपुलर. जब हम खाते हैं हमको कुछ दिक्कत नहीं होती मसाला खाने में, बट उनके फॉरेनर्स जब खाते हैं तो वहाँ आपको पता है उनके बाथरूम में पानी भी नहीं होता. आप समझ रहे हो बात, तो उनको सुबह दिक्कत हो जाती है. तो मसाला मतलब बहुत ही स्पाइसी चीज़ है. जो स्पाइसी कब होती है चीज़ इकोनॉमी में, जब थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाए. और रिस्क कब ज़्यादा लेने की सोचेगा इन्वेस्टर, जब उसको इंटरेस्ट रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो. अंडरस्टूड. उसको रिटर्न ऑन कैपिटल अगर ज़्यादा मिल रहा हो, सो इन्वेस्टर विल कंटेम्पलेट दैट दिस रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग. सो दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मसाला बॉन्ड्स. वी आर सेइंग okay, for an investor you have the capital and if you are able to take certain amount of risk, we are able to provide you more interest on these masala bonds. तो मान लीजिए हम दे देंगे, अगर नॉर्मल रेट जो बॉन्ड्स है उनका है 10 या मान लीजिए 8 है, तो इसमें हम दे देंगे 15. लीजिए अब रिस्क लीजिए. एंड सर्टेनली ये बहुत ही सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ इंडिया के. अंडरस्टूड. So risk is with investor. Now another question will be asked in your prelim exam कि whether masala bonds are denominated in Indian rupees or foreign rupees. So इसका concept अच्छे से समझ लीजिए कि ये Indian rupees में denominate होता है and these will be in foreign currency. डॉलर ही ज़रूरी नहीं है, foreign currency. So इसका अगर मैं थोड़ा आपको अच्छा एग्जाम्पल दूँ, देखिए $1 is equal to 70 rupees as of today. Now Indian residents, citizens, banks, institutions कुछ भी मान लीजिए, they are issuing these. चलो ये तो बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं. So these institutions want some loan, तो इन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का सहारा लिया. तो इन द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बैंक्स, इंडियन बैंक्स और इंडियन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू द फॉरेन इन्वेस्टर. And foreign investor is giving back cash, giving some cash as debt, as loan to the banks. And banks in return for the acknowledgement is giving a slip, a paper. उसमें क्या लिखा होगा कि भाई हमारा नाम ये है, फॉरेन इन्वेस्टर का नाम ये है, इसका इंटरेस्ट हम इसको इतना दे देंगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कैपिटल ये है और आपका टाइम पीरियड इतना है. आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम वी विल गिव योर कैपिटल बैक. तो ये सब एक्नॉलेजमेंट इसमें लिख देंगे. बट दिस प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट डेट इज रिटर्न ऑन दिस स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये किस में डिनोमिनेट होंगी? वहाँ लिखा होगा कि आई हैव गिवन यू $1. और अगर बैंक्स के साइड से बोले कि वी हैव टेकन $1 एज अ प्रिंसिपल. अगर मसाला बॉन्ड्स में ये चीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, इधर वापस से बैंक्स आ जाए, वापस से फॉरेनर्स आ जाओ, वापस से बैंक्स को रुपए दो, वापस से एक्नॉलेजमेंट स्लिप दो. बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन दिस स्लिप. नाउ द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न दैट वी आर टेकिंग 70 rupees फ्रॉम यू, बिकॉज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, सॉरी नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 70 rupees. तो यहाँ डिफरेंस कैसे आया, यहाँ रिस्क इज विद इन्वेस्टर कैसे हुई? देखिए आफ्टर 10 years now the nominal interest rate, sorry nominal exchange rate is 80 rupees. Now the time period of this acknowledgement receipt, और आप बॉन्ड भी बोल सकते हो, डेट भी बोल सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल लीजिए. Now in this acknowledgement receipt it is written that we have taken $1. तो Indian banks will have to give 80
रुपीज़ बैक, मतलब हमने 70 रुपये की कुछ चीज़ खरीदी है पर उसे हमें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, सो हमारा घाटा है। इसका मतलब रिस्क किसके पास है, समझ आए। मान लीजिए $1 इक्वल टू 60 है, यही केस है, ये दो अलग अलग केस हैं। 10 ईयर्स के बाद $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो अब क्या होगा, हम बोलेंगे इंडियन बैंक्स विल से भाई इन दिस एक्नॉलेजमेंट्स रिसिप्ट वी हैव डिनोमिनेटेड दिस रिसीट इन रुपीज़। इसका मतलब हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ तक भी जाएगा या कहाँ तक भी नहीं जाएगा, हमको पता है कि हमें आपको 70 रुपये देने हैं, ख़त्म बात, अंडरस्टूड। तो हम उसको $1 देंगे या कितने देंगे, ऑफकोर्सली लेस देन $1, मान लीजिए $0.8 देंगे हम उसे। तो रिस्क इज विद इन्वेस्टर। देखिए थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर देता हूँ इसी में। बैंक्स आर गोइंग टू फॉरेन एंड इन फॉरेन दे आर मीटिंग दिस फॉरेन इन्वेस्टर। द फॉरेन इन्वेस्टर इज गिविंग बैंक सम कैश, किसमें, फॉरेन करेंसी में ही, अपनी होम करेंसी में दे रहा है, अंडरस्टूड। तो इंग्लिश एमसीक्यूज में ध्यान से पढ़ना कि वो बोल रहा है डिनोमिनेशन ऑफ बॉन्ड क्या है, या वो बोल रहा है कि जो रुपए उठाए हैं वो कौन से उठाए हैं, इंडियन रुपीज़ में उठाते हैं या फॉरेन होम करेंसी में उठाते हैं उनकी, फॉरेनर्स की। तो देखिए जब ये फॉरेन इन्वेस्टर कैश दे रहा है बैंक्स को, सो ये अपनी होम करेंसी में देगा, अंडरस्टूड। जब ये बैंक्स ये रुपए इंडिया ले आएंगे, सो ये आरबीआई के पास जाएंगे एंड आरबीआई से ये अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन दे विल यूज इट, अंडरस्टूड। बट ये बॉन्ड जो है मसाला बॉन्ड्स में इट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, अंडरस्टूड। सो जब तक ये स्क्रिप्ट में ना लिखा है कि डिनोमिनेटेड किस में होती है, तब तक हमें देखना है कि मसाला बॉन्ड्स है या ईसीबी है, अंडरस्टूड। और अगर हमें ये पूछ लिया गया कि फॉरेन इन्वेस्टर कौन सी काइंड में मनी दे रहा है, हमें कौन से करेंसी दे रहा है, तो आप बोलोगे होम करेंसी देगा वो अपनी, अंडरस्टूड। बैंक्स इंडिया में लाके कौन सा यूज़ करेंगे, हमारे इंडियन रुपीज़ ही लेंगे, समझ गए, आरबीआई से कन्वर्ट कराएंगे और इंडियन रुपीज़ में ही करेंगे। बट जब ये बारी आएगी, whenever this loan or debt paper has to be serviced, has to be given back, तब वो किस में होगा, then we will see it is loan under external commercial borrowing और it is under मसाला bonds। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोनों के डिफरेंसेस, अंडरस्टूड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी अच्छी क्लास थी, है ना, कंसेप्चुअल थी पर थोड़ी अच्छी थी। सो अगर आपको अच्छी लग रही है ये सारे कंसेप्ट्स, इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।